दोस्तों नमस्कार। संपूर्ण क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नियोजन के बारे में, जिसके अंतर्गत गांधीवादी प्लान, सर्वोदय प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं आदि आते हैं। तो हम बात करते हैं नियोजन के। नियोजन की परिभाषा के बारे में देखेंगे कि नियोजन किसे कहा जाता है। नियोजन का अर्थ है किसी भी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए एक निश्चित समय में, यानी नियोजन का अर्थ है किसी भी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए एक निश्चित समय में उसे प्राप्त करने के लिए जो रणनीति बनाई जाती है उसे नियोजन कहते हैं। नियोजन के अंतर्गत ही गांधीवादी प्लान, सर्वोदय प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं आदि आते हैं। तो आगे देखेंगे नियोजन की अवधारणा सोवियत संघ से लिया गया है। नियोजन की अवधारणा सोवियत संघ से लिया गया है। सोवियत संघ से लिया गया है। भारत में नियोजन का जनक एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। भारत में नियोजन का जनक एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। 1934 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नियोजन। यानी जनक किसे कहा जाता है? एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। 1934 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नियोजन, प्लानिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी, जिसमें उन्होंने पहली बार नियोजन की अवधारणा दिया। तो एम विश्वेश्वरैया ने पहली बार नियोजन की अवधारणा दिया। किस पुस्तक में दिया? इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नियोजन, प्लानिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी। 1944 में श्रीमन नारायण ने गांधीवादी प्लान दिया। 1944 में श्रीमन नारायण ने गांधीवादी प्लान दिया। गांधीवादी प्लान मतलब गांधीवादी मॉडल का मूल उद्देश्य जनता के भौतिक स्तर के साथ साथ सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाना। जनता के भौतिक स्तर के साथ साथ सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाना, इसे ही गांधीवादी प्लान कहा जाता है। तो 1944 में श्रीमन नारायण ने गांधीवादी प्लान बनाया। इसके बाद 1945 में एम.एन. राय ने जन योजना प्लान बनाया, पीपुल्स प्लान, जन योजना प्लान बनाया। 1945 में एम.एन. राय ने जन योजना बनाया। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय प्लान। पूछा जाता है सर्वोदय प्लान किसके द्वारा बनाया गया था? तो 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद आगे देखेंगे कि 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री मंडल का गठन किया गया। 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री मंडल का गठन हुआ, जिनके सुझाव पर 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। यानी नियोजन के अंतर्गत ही योजना आयोग का गठन किया गया। 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री मंडल का गठन हुआ, जिसके सुझाव पर 15 मार्च 1950 यानी योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय था। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय था। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संवैधानिक है, असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। तो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय था तथा इसकी भूमिका एक परामर्शदाता के रूप में था। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते थे। एक उपाध्यक्ष होते थे। 3 पूर्णकालिक सदस्य और 3 अंशकालिक सदस्य तथा केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री इसके विशेष सदस्य होते थे। तो कौन कौन प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे? एक उपाध्यक्ष होते थे, 3 पूर्णकालिक सदस्य और 3 अंशकालिक सदस्य होते थे। इसका 2 मुख्य कार्य था।
इसका दो मुख्य कार्य था, पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, केंद्र द्वारा प्रदत्त वित्त को सभी राज्यों में बांटना। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे और अंतिम उपाध्यक्ष मांटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, क्योंकि पूछा जाता है योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि प्रधानमंत्री ही प्रधान अध्यक्ष होता है। और अंतिम अध्यक्ष कौन थे, मोदी जी। अंतिम अध्यक्ष कौन थे, मोदी जी। और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, मांटेक सिंह अहलूवालिया। इसके आगे हम बात करेंगे, इसके आगे देखेंगे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी हैं। नीति आयोग का निर्माण एक थिंक टैंक के रूप में हुआ था। तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी हैं और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सुमन बेरी। नीति आयोग के मुख्य कार्य, नीति आयोग पंचवर्षीय योजना की जगह एक 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट, नीति आयोग पंचवर्षीय योजना की जगह एक 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट प्लान का निर्माण किया है और एक 7 वर्ष का एक्शन प्लान लिया है। यानी नीति आयोग पंचवर्षीय योजना की जगह एक 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट का निर्माण किया है और एक 7 वर्ष का एक्शन प्लान लिया है। नीति आयोग राज्यों को उनके योजना निर्माण में मदद करेगा। नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में देश के आर्थिक रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष विशेषज्ञों द्वारा देश के लिए रूपरेखा का निर्माण करेगा। नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में देश के आर्थिक रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेषज्ञों द्वारा देश के लिए एक रूपरेखा का निर्माण करेगा। इसके आगे देखेंगे कि नीति आयोग में एक अधिशासी परिसर होता है। नीति आयोग में एक अधिशासी परिसर होता है जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। नीति आयोग में एक अधिशासी परिसर होता है जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। इसका एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो वर्तमान में परमेश्वरन अय्यर हैं। इसका एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो वर्तमान में परमेश्वरन अय्यर हैं और पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधु खुल्लर थे। आगे चर्चा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना के बारे में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 1951 से 1956 तक चलता है। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। प्रमुख उद्देश्य इसके क्या क्या थे, कृषि एवं सिंचाई का विकास करना। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, कृषि एवं सिंचाई का विकास करना, खाद्यान्न संकट को दूर करना, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रमुख उद्देश्य इसके कृषि एवं सिंचाई का विकास,
खाद्यान्न संकट को दूर करना, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता। लक्षित विकास दर इसका 2.1% था और वास्तविक विकास दर 3.6%। लक्षित विकास दर 2.1% था और वास्तविक विकास दर 3.6% था। इस दौरान 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत, 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत, यानी 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत। इसके बाद 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं प्रारंभ की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी। दामोदर नदी घाटी परियोजना यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना महानदी पर, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना महानदी पर। वहीं भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना सतलज नदी पर, भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना सतलज नदी पर। इसके बाद क्या क्या हो गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं, दामोदर नदी घाटी, हीराकुंड नदी घाटी महानदी पर, भाखड़ा नांगल नदी घाटी सतलज नदी पर। पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कलकत्ता में पीसी महालनोबिस के ही द्वारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कलकत्ता में 29 जून को भारतीय सांख्यिकी दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर 29 जून को भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसके आगे बात करेंगे कि भारी उद्योगों की स्थापना, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया, जैसे दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई। भारी उद्योगों की स्थापना दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया। राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से और भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से। तो भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं बनाया गया था? तो बोकारो तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था और रूस की ही सहायता से बनाया गया था। इसी दौरान चितरंजन, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान चितरंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल की स्थापना और सिंदरी उर्वरक कारखाना झारखंड की स्थापना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही चितरंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल में स्थापना, सिंदरी उर्वरक कारखाना झारखंड की स्थापना। उद्देश्य आधारभूत भारी उद्योगों पर बल, उद्देश्य आधारभूत भारी उद्योगों पर बल, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? आधारभूत भारी उद्योगों पर बल। लक्षित विकास दर इसका 4.5% था और वास्तविक विकास दर 4.2%, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना भी सफल रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे तो 1956 से 1961 और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ये सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्तिवान, उद्देश्य आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्तिवान कृषि एवं उद्योगों का साथ साथ विकास, कृषि एवं उद्योगों का साथ साथ विकास, आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्तिवान कृषि एवं उद्योगों का साथ साथ विकास। 3 आपदाएं, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना में 3 आपदाएं आती हैं। भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध 1962 में और भारत पाक युद्ध 1965 में।
और सूखा और भीषण अकाल, सूखा और भीषण अकाल। इसके बाद में देखेंगे कि 1964 में ही IDBI 1964 में ही IDBI की स्थापना हुई। 1966 में रुपये का दूसरी बार अवमूल्यन किया गया। 1966 में रुपये का दूसरी बार अवमूल्यन किया गया। 1965 में FCI की स्थापना मुख्यालय नई दिल्ली में। 1965 में FCI की स्थापना मुख्यालय नई दिल्ली में। 1964 में ही रूस के सहयोग से बोकारो झारखंड में लौह इस्पात उद्योग लगाया गया। 1964 में ही रूस के सहयोग से बोकारो झारखंड में लौह इस्पात उद्योग लगाया गया। विकास दर, लक्षित विकास दर 5.6% था और वास्तविक 2.2%। यानी यह पंचवर्षीय योजना असफल रही। असफल इसलिए रही क्योंकि 3 आपदाएं, भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और सूखा और भीषण अकाल। इसके बाद एक वर्षीय 3 वार्षिक योजनाएं प्रारंभ की गईं। एक वर्षीय 3 वार्षिक योजनाएं प्रारंभ की गईं 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक, यानी एक वर्ष के लिए। इस दौरान 1966-67 में हरित क्रांति आया। हरित क्रांति कब आया? एक 3 वर्षीय योजनाएं जब प्रारंभ की गई थी, उसी दौरान 1966-67 में हरित क्रांति आया। 1969 में नारीमन समिति की सिफारिश पर लीड बैंक स्कीम लाया गया। 1969 में नारीमन समिति की सिफारिश पर लीड बैंक स्कीम लाया गया। इसके आगे देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 अशोक रुद्र मॉडल या गाडगिल प्लान भी कहते हैं। अशोक रुद्र मॉडल या गाडगिल प्लान भी कहते हैं। इस योजना के दौरान 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यानी पूछा जाता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? चौथी पंचवर्षीय योजना में। 1974 में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा। 1974 में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा। 1973 में DPAP सूखा प्रवण क्षेत्र, DPAP सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसी दौरान परिवार नियोजन की शुरुआत की गई। इसी दौरान परिवार नियोजन की शुरुआत की गई। उद्देश्य इसका था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति। विकास दर लक्षित था 4.4% और वास्तविक आया 4.7%। यानी देखेंगे हम कि चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल या गाडगिल प्लान भी कहते हैं। इस योजना के दौरान 1974 में, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1974 में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया। 1973 में DPAP सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसी दौरान परिवार नियोजन, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना, पूछा जाता है कि परिवार नियोजन की शुरुआत कब की गई? चौथी पंचवर्षीय योजना की। इसके बाद देखेंगे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे 1974 से 1979। 1974 से 1979 DP धर मॉडल पर आधारित, DP धर मॉडल पर आधारित। इसका विकास दर जो है लक्षित 5.2% और वास्तविक 5.5%, यानी लगभग बराबर इसका रहा। तो विकास दर जितना लक्षित किया गया उतना ही वास्तविक आया, इसलिए योजना सफल मानी जाती है। इस योजना के दौरान 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के दौरान 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद आगे देखेंगे कि 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना
2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। 1977 में काम के बदले अनाज योजना, इसी पंचवर्षीय योजना में 1977 में काम के बदले अनाज योजना तथा राजस्थान के अंत्योदय योजना की शुरुआत। राजस्थान में अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई। इस योजना को 1978 में ही बंद करना पड़ा। इस योजना को 1978 में बंद करना पड़ा। 1978 में जनता सरकार एक नई योजना लेकर आई। 1978 में जनता सरकार एक नई योजना लेकर आई जिसे अनवरत योजना रोलिंग प्लान कहा जाता है। 1978 में जनता सरकार एक नई योजना लेकर आई जिसे अनवरत योजना या रोलिंग प्लान कहा जाता है। पूछा जाता है कि अनवरत योजना किस पंचवर्षीय योजना के बाद शुरू हुई और किस सन में शुरू हुई। तो 1978 में जनता सरकार एक नई योजना लेकर आई। अनवरत योजना 1978 में शुरू हुई। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मिर्डल ने पहली बार एशियन ड्रामा में इसका उल्लेख किया। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मिर्डल ने पहली बार एशियन ड्रामा में इसका उल्लेख किया, जबकि भारत में इसे लागू करने का श्रेय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी.टी. लकड़वाला को जाता है। अनवरत योजना भारत में शुरू करने का श्रेय डी.टी. लकड़वाला को जाता है। अनवरत योजना गांधीवादी नीति का अनुसरण करता है। अनवरत योजना गांधीवादी नीति का अनुसरण करता है, यानी गांधीवादी मॉडल क्या था कि मूल उद्देश्य इसका क्या था, जनता के भौतिक स्तर के साथ साथ सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाना। इस दौरान 1979 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना तथा 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार परीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो अनवरत योजना में क्या क्या है? अनवरत योजना में गांधीवादी नीति का अनुसरण करता है। इस दौरान 1979 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना तथा 1979 में ही ग्रामीण युवा रोजगार परीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके आगे देखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना। जनता पार्टी सरकार चली जाती है, फिर कांग्रेस की सरकार आती है। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रहता है? 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ साथ आत्मनिर्भरता। 5वीं योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इसके बाद 6वीं पंचवर्षीय योजना। 6ठी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे। 1980 से 85 तक 6ठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। 6वीं पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। 1980 से 85 के बीच यह मॉडल अमेरिका के अर्थशास्त्री लियोन्टिफ द्वारा विकसित किया गया था। आगत निर्गत मॉडल, यह मॉडल अमेरिका के अर्थशास्त्री लियोन्टिफ द्वारा विकसित किया गया, जो कहता है कि अर्थव्यवस्था में हर क्रिया का पारस्परिक संबंध होता है। जो कहता है कि अर्थव्यवस्था में हर क्रिया का पारस्परिक संबंध होता है, जैसे उत्पादन का संबंध उपभोग से तथा मांग का संबंध पूर्ति से। जैसे जितना मांग होगा उतना पूर्ति किया जाएगा। मांग घटेगा तो महंगाई घटेगी, यदि मांग बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। इसीलिए कहा गया है कि यह मॉडल अमेरिका के अर्थशास्त्री लियोन्टिफ द्वारा विकसित किया गया, जो कहता है कि अर्थव्यवस्था में हर क्रिया का पारस्परिक संबंध होता है, जैसे उत्पादन का संबंध उपभोग से तथा मांग का संबंध पूर्ति से। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 6ठी पंचवर्षीय योजना में। 1982 में नाबार्ड और एग्जिम बैंक की स्थापना।
1982 में नाबार्ड और एक्सिम बैंक की स्थापना की गई। इस योजना के दौरान गरीबी का मापन 2400 कैलोरी प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 2100 कैलोरी प्रतिदिन शहरी क्षेत्र के लिए माना गया। इस योजना के दौरान गरीबी का मापन 2400 कैलोरी प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 2100 कैलोरी प्रतिदिन शहरी क्षेत्र के लिए माना गया। यही वह दौर था जब सबसे ज़्यादा गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम लाया गया। यही वह दौर था जब सबसे ज़्यादा गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम लाया गया, जैसे IRDP, DWCRA, ट्राइसम। इस योजना का उद्देश्य गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन था। इस योजना का उद्देश्य गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन था। गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन था। इसका लक्ष्य जो है 5.2% था और वास्तविक प्राप्ति 5.44%। ये भी योजना सफल मानी जाती है। इसके बाद देखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे। यह भी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित 1985 से 90 के बीच में। इस योजना के दौरान 1986 में डाकघर में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब किया गया? 1986 में। किस योजना में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 1988 में नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत। 1988 में नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत। 1988 में नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही किया गया। इसके उद्देश्य की बात करेंगे। समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय। उद्देश्य समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय। 1990-92 तक अवकाश योजना। खाड़ी युद्ध के कारण कच्चे तेल के दाम में तेजी से बढ़ गए थे। भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। तो 1990 से 1992 तक अवकाश योजना लाया गया। इस दौरान 1990 में सिडबी की स्थापना। 1990 में सिडबी की स्थापना हुई। 1991 LPG उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाया गया। इसका लक्ष्य था 5% का और प्राप्ति 5.8%। इसी समय प्रोफेसर राज कृष्णा ने इसे हिंदू वृद्धि दर, यानी 5.8 को हिंदू वृद्धि दर, इसी समय प्रोफेसर राज कृष्णा ने इसे हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी। इसके बाद देखेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे। 1992 से 1997 JW मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका लक्ष्य था 5.6% और प्राप्ति हुई 6.8%। लक्ष्य 5.6%, प्राप्ति 6.8%, यानी योजना सफल से सफलतम रही। इस दौरान 1 जनवरी 1995 को WTO का गठन। इस दौरान 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1 जनवरी 1995 को WTO का गठन किया गया। 1993 प्रधानमंत्री रोजगार योजना। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। उद्देश्य, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास। 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य मानव संसाधन का विकास। इस योजना में आधार ढांचे के विकास पर बल दिया गया। आधारभूत ढांचे के विकास पर बल दिया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 आगत निर्गत मॉडल पर आधारित। इसका लक्ष्य था 6.5%, प्राप्ति 5.4%, यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 आगत निर्गत मॉडल पर आधारित। लक्ष्य 6.5 और प्राप्ति 5.4, यानी लक्ष्य से कम प्राप्ति हुई।
इस दौरान फेमा कानून 1999 पास हुआ। 9वीं पंचवर्षीय योजना में फेमा कानून 1999 पास हुआ, जिसे फेरा कानून 1973 को प्रतिस्थापित किया। जिसने फेरा को प्रतिस्थापित यानी फेरा के स्थान पर 1999 में फेमा कानून लाया गया। IRDA कानून 1999 IRDA कानून 1999 पास किया गया। इसके बाद इसका उद्देश्य 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक विकास। सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे कि 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित लक्ष्य 7.9%, प्राप्ति 7.8%। योजना सफल रही। कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए। 10वीं पंचवर्षीय योजना के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य दिए गए हैं। जैसे 2007 तक गरीबी अनुपात को 26% से घटाकर 21% तक लाना। 2007 तक गरीबी अनुपात को 26% से घटाकर 21% तक लाना, जो अभी तक नहीं हो पाया है। 2012 तक इसे 15% तक लाने का लक्ष्य रखा गया। सिर्फ लक्ष्य रखा जाता है, कागज़ों में किया जाता है, लेकिन सामने कुछ नहीं आता है। तो अभी तक ये लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। 2022 चल रहा है, लेकिन देखिए 2007 तक साक्षरता दर को 75% तक लाना। 2007 तक साक्षरता दर को 75% तक लाना। 2003 में सभी बच्चों को स्कूल दाखिला का लक्ष्य। 2003 में सभी बच्चों के स्कूल दाखिला का लक्ष्य। बाल मृत्यु दर को 2007 तक प्रति हजार घटाकर 45 करना। 2012 तक प्रति हजार 28 तक लाना। मातृ मृत्यु दर को 2007 तक प्रति हजार 2 करना। यानी बाल मृत्यु दर 2007 तक 45 करना, 2012 तक 28 करना। मातृ मृत्यु दर को 2007 तक प्रति हजार 2 करना और 2012 तक इसे 1 तक लाना। उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास। उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास। उद्देश्य पूछा जाता है, इसलिए उद्देश्य पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच चली। उद्देश्य इसका था त्वरित एवं अधिक समावेशी विकास। उद्देश्य त्वरित एवं अधिक समावेशी विकास। इसका लक्ष्य 9% था, प्राप्ति 7.9%। लक्ष्य 9%, प्राप्ति 7.9%। इस योजना के दौरान 2008 में अमेरिका में आर्थिक मंदी आई। इस योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2008 में अमेरिका में आर्थिक मंदी पूछा जाता है। अमेरिका में आर्थिक मंदी किस योजना के दौरान आई? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना। मेगा फूड पार्क की शुरुआत 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। मेगा फूड पार्क की शुरुआत 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे। 12 से 2017 तक जो पूरा नहीं चली। योजना आयोग का प्रपत्र मॉडल। योजना आयोग का प्रपत्र मॉडल। उद्देश्य तीव्रतर समपोषणी और अधिक समावेशी विकास। तीव्रतर समपोषणी और अधिक समावेशी विकास। इसमें 25 लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसमें 25 लक्ष्य निर्धारित किए गए। कुछ लक्ष्य जैसे कृषि में 4% का लक्ष्य, कृषि में वृद्धि 4%। कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए, जैसे कृषि में 4% वृद्धि का लक्ष्य, कृषि में 4% वृद्धि का लक्ष्य, जीडीपी वृद्धि दर 8%, उद्योग 9.6%, सेवा के क्षेत्र में 10% की वृद्धि दर, बचत दर 36.2%, निवेश दर 38.7%। यानी जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, तो कृषि का लक्ष्य 4% वृद्धि, जीडीपी में 8% की वृद्धि, उद्योग में 9.6
और सेवा में 10%। राजकोषीय घाटा 3.25%, 3.25%। वहीं मुद्रास्फीति दर 4.5%, वहीं मुद्रास्फीति दर 4.5%। निर्धनता में 10% की कमी, निर्धनता में 10% की कमी। गैर कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए रोजगार पैदा करना, जो अभी तक नहीं हो पाया। गैर कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए रोजगार पैदा करना। बैंकों तक लोगों के पहुंच को बढ़ाकर 99% करना, ये तो सफल माना जाता है। मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर कम करना, शिशु लिंगानुपात बढ़ाना, शिशु लिंगानुपात बढ़ाना, मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर कम करना, बैंकों तक लोगों के पहुंच को 99% तक करना। कृषि क्षेत्र में PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कृषि क्षेत्र में PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लागू करना। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ाना, कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ाना। पंचवर्षीय योजना में जितना पढ़ाया गया है इतना काफ़ी है। इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे PCS हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, चाहे पेट हो, चाहे BDO हो, किसी में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।